पहला क्वेश्चन है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो स्टीम की है वो किस तरह डिफाइन की जाती है, तो इसको डिफाइन करते हैं जो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम एम ऑफ ड्राई स्टीम के लिए है ये अपॉन मास ऑफ ड्राई स्टीम एम डी एस लिखता हूँ इसको, मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ एम वेट वेपर डब्ल्यू वी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले को। ये है ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वेट वेपर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे भी आप याद कर लें। और इसी तरह से एग्जाम में आता है, जैसे सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है। तो जो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है वो किसे मापने के लिए यूज होता है, तो वो होता है जो वेरी हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसे मापने के लिए, लगभग 0.98 के आसपास जो होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, उसे मापने के लिए थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे, जो हमारी ड्राई स्ट्रीम होती है उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 1 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है 1, ठीक है, और वो होता है हमारी ड्राई स्ट्रीम का, ठीक है। और जो ये जो है हमारा थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, ये मैक्सिमम जो वेरी हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर कर सकता है, लगभग 0.98 के आसपास तक, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो होगा आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर इज इक्वल टू, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में एनसीएल के लिए, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है स्पाइरल गियर की वो होती है आपकी कोस थीटा प्लस 5 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस के 5 प्लस के 1, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा एक है थीटा और एक है फाई, फाई और थीटा, मैं दोनों को बताता हूँ ये क्या है। थीटा जो है आपका ये दो शाफ्टों के बीच का एंगल है, ठीक है, दो शाफ्टों के बीच का एंगल है, ये दो शाफ्टों के बीच का एंगल है। और जो फाई जो है आपका फाई, ये प्रेशर एंगल है, पी ए, ये प्रेशर एंगल है फाई, ठीक है, समझ गए। दो शाफ्टों के बीच का एंगल थीटा और जो फाई है ये प्रेशर एंगल है जो फॉर्मूले में हमारे यूज हुए हैं, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक। ये जो क्वेश्चन है एनसीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन मैं इस चैनल पर डेली डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वहाँ पर आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन की डेली सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है स्पाइरल गियर की मैक्सिमम एफिशिएंसी को। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्पाइरल गियर की ना पूछ के अगर वो पूछता है कि स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी बतानी है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा स्क्रू जैक के लिए। स्क्रू जैक की मैं बता दूँ, स्क्रू जैक की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी स्क्रू जैक के लिए एफिशिएंसी, सॉरी ई, स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी ये होगा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस के साइन फाई, ये होगी तुम्हारी जो स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ सुपर हीटर इन अ बॉयलर इज, ठीक है। तो सुपर हीटर का क्या पर्पज है बॉयलर के अंदर, तो ये क्या करता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इंक्रीज इन इट्स प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर को बिना बढ़ाए उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है सैचुरेटेड स्टीम के टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सुपर हीटर। सुपर हीटर जो है ये एक बॉयलर एसोसरीज है, ठीक है। और जितनी भी हमारी बॉयलर एसोसरीज होती हैं वो सभी बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं। इसे यहाँ पे दो टर्म होती है, एक होती है बॉयलर एसेसरीज और एक होती है बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग जो यूज़ होती है वो उसके प्रॉपर एंड सेफ फंक्शन के लिए, बॉयलर के प्रॉपर और सेफ फंक्शन के लिए यूज़ होती है बॉयलर माउंटिंग।
और बॉयलर एसेसरीज जो हैं वो यूज़ होती हैं एक इंटीग्रल पार्ट की तरह, और उसकी रनिंग एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो सुपर हीटर जो है ये एक बॉयलर एसेसरीज है जो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बॉयलर माउंटिंग की अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो इसमें ब्लो ऑफ कॉक, स्टॉप वाल्व, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, प्रेशर वाल्व हो गया, ये सब आते हैं बॉयलर माउंटिंग में। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ये सब आते हैं आपके इसमें एसेसरीज में, बॉयलर एसेसरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बॉयलर एसेसरीज और बॉयलर माउंटिंग का भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय। ठीक है, तो जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है, तो उसे हम अगर उसका एग्जॉस्ट प्रेशर रैंकाइन साइकिल का हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजिंग द एग्जॉस्ट प्रेशर। ठीक है, और रैंकाइन साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें दो हमारे कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस, दो कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसमें चार प्रोसेस होते हैं जिनमें से दो आइसोबैरिक और दो आइसेंट्रोपिक होते हैं। और थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा वो रैंकाइन साइकिल पर ही वर्क करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम टेम्परेचर विद इंक्रीज इन लोड इन केस ऑफ बॉयलर फिटेड विद रेडिएशन सुपर हीटर। ठीक है, तो जो रेडिएशन सुपर हीटर युक्त जो बॉयलर में लोड बढ़ाने पर जो वाष्प के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये जो है उसका टेम्परेचर घट जाता है। जैसे ही बॉयलर पर लोड पड़ता है वैसे ही वाष्प का टेम्परेचर घट जाता है, तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम। ठीक है, तो हाई इलास्टिक मॉडुलस मटेरियल में कहाँ से आता है, ये आता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इलास्टिक मॉडुलस के बारे में बात करूँ तो इलास्टिक मॉडुलस ई इजकल टू हमारा होता है, इलास्टिक मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं, ये होता है ई इजकल टू डायरेक्ट स्ट्रेस पी अपॉन स्ट्रेन ई। ठीक है, छोटा ई से स्ट्रेन बोलते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे भी आप याद कर लें, एग्जाम में या न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वोन माइसिस एंड ट्रेस्का क्राइटेरिया गिव डिफरेंट येल्ड स्ट्रेसेस फॉर। ठीक है, तो येल्ड ये जो है वोन माइसिस एंड ट्रेस्का क्राइटेरिया ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो यूज़ होता है प्योर शियर स्ट्रेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया आपको, बड़ा ई इजिकल टू, यहाँ देख सकते हैं आप नीचे लिखा हुआ है बड़ा ई इजिकल टू पी अपॉन ई, पी होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, इसे भी आप याद कर लें। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल इनवर्स टी की पावर -2, जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है यंग मॉडुलस की वो भी मैं बता दूं, जो इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है याद रखें, इलास्टिक लिमिट के अंदर हमारे जो डायरेक्ट स्ट्रेस एवं उस डायरेक्ट स्ट्रेस के द्वारा जो उपजी हमारी जो स्ट्रेन है उसी के अनुपात को हम इलास्टिक मॉडुलस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है ई इजकल टू बड़ा पी अपॉन छोटा ई, पी अपॉन ई। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसे भी याद कर लें। और यहाँ पे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसे भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है ये भी कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, तो स्ट्रेन की हमारी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ई की हमारी यूनिट जो होगी बड़ा ई, उसकी यूनिट फिर वही होगी जो हमारी स्ट्रेस की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी के हिसाब से उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे तो वो बन जाती है हमारी एम एल इनवर्स इंटू टी की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड जो पॉइजन रेशो है म्यू फॉर अ मेटल आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन में आपके सारे रिलेशन जितने भी हैं ई जी और के में, ठीक है वो के बोलते हैं बल्क मॉडुलस, सारे रिलेशन को मैं आप इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला इसने पूछा है आपको ई जी और म्यू में बताना है रिलेशन, जब भी वो ई और जी एंड म्यू में रिलेशन पूछता है तो आपको ये रिलेशन होता है ई इजल टू 2g इंटू 1 + के म्यू। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा रिलेशन है ई इजकल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू। म्यू क्या है ये,
पॉइजन रेशो, ठीक है, और के है बल्क मॉडुलस, ई है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। तो इनका रिलेशन ये हो जाएगा, इसे भी आप याद कर लें। एक रिलेशन हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, ई इजकल टू 2g इंटू 1 के म्यू। तीसरा रिलेशन मैं आपको बताता हूँ इसमें। तीसरा है ई, सॉरी, तीसरा है ई इजकल टू 9g अपॉन 3k प्लस जी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है ई जी और के में, ठीक है। तीनों का रिलेशन ये बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये भी डायरेक्टली आ जाता है। एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है और काफ़ी बार पीएसयूज में भी ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। इज इक्वल टू 9g अपॉन 3k प्लस के जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When mild steel is subjected to tensile load, if it fracture will confirm to, ठीक है। जब माइल्ड स्टील पर टेंसाइल लोड लगता है तो फ्रैक्चर किस शेप में होता है आपका? तो ये फ्रैक्चर होता है माइल्ड स्टील में कप एंड कोन शेप का, ठीक है। याद रखना है आपको, माइल्ड स्टील में फ्रैक्चर होता है कप एंड कोन शेप का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में जो फ्रैक्चर होता है वो ओब्लिक प्लेन में होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं होना है, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखें कि स्टील में जो फ्रैक्चर होगा वो कप एंड कोन शेप में, और वहाँ पे जो कास्ट आयरन में होता है लोड लगने की वजह से वो होता है ओब्लिक प्लेन में, ठीक है। ओब्लिक मतलब तिरछा, उस तरह से वो उसका होता है फ्रैक्चर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट है, अंडर टेंसाइल टेस्टिंग ऑन माइल्ड स्टील द बियरिंग स्ट्रेस इज, ठीक है, डैश एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जो बियरिंग स्ट्रेस होगा आपका वो अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेस जहाँ पर वो सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वहाँ पर जहाँ पर टूटता है वो, ठीक है, जहाँ पर आपकी माइल्ड स्टील टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, वो वाला स्ट्रेस, और अल्टीमेट स्ट्रेस, इन दोनों को पूछा है कि उनमें मतलब ज़्यादा होगी या कम होगी ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो ई है यहाँ पर ये होती है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, और एफ जो है ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेस का ग्राफ ये है, तो कौन सी ई की ज़्यादा पावर है या एफ की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगी? किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी? यहाँ पे ई की ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि ई का ग्राफ ज़्यादा ऊपर तक है। तो यहाँ पे जो ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, ये ई वाली जो इसे अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, तो ई की पावर ज़्यादा है और ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे कम है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप्ड, ठीक है। तो मटेरियल फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, जब उसको हीट करते हैं तो उसमें क्या डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा मटेरियल है, इसको हम फ्रीली रखते हैं, हीट करने के बाद इसको फ्री रखते हैं, तो इसमें यहाँ पे कोई स्ट्रेस जो है जनरेट नहीं होगी, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। लेकिन अगर किसी मटेरियल को आप दोनों तरफ से फिक्स्ड कर दें और तब उसे हीट करें, तो यहाँ पर इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाती है उस टाइम पर, ठीक है। और अगर किसी मटेरियल को आप एक साइड से ही, मतलब मान लिया इस साइड से इसको फिक्स कर दो और फिर इसे आप हीट करो, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। दोनों तरफ से फिक्स करते हैं तब हीट करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है, और एक तरफ से फिक्स करने के बाद जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती हैं। और अगर उसे किधर की साइड से फिक्स नहीं करते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। ये देखिए, मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप नो स्ट्रेस, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने जो ये तीन आपको बताई है सिचुएशन, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों को आपको याद रखना है। याद रखें वो फिक्स्ड बोल रहा है, फ्री बोल रहा है, या वन साइड फिक्स्ड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके एनसीएल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ। इस सीरीज को आप डेली देखें, क्योंकि यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीएल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन अकर ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोड टेस्ट अलोंग इट्स, ठीक है। जब भी आपके कास्ट आयरन पर में फ्रैक्चर होगा कंप्रेशन की वजह से, मतलब लोड लगने की वजह से, तो वो होगा ओब्लिक प्लेन में। मैंने अभी बताया था
माइल्ड स्टील में जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन की साइज में होता है, कप एंड कोन के शेप में। और यहाँ पे हमारा जो कास्ट आयरन में जो होता है फ्रैक्चर वो होता है ओब्लिक प्लेन में। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों को आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, काफी बार पीएसयूज में, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ए बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर, ठीक है, इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज द फेलर विल अकर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है ये, ठीक है। इसका ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है इसका फिक्स किया हुआ है। ये वाला सिरा कैंटिलीवर का, एक सिरा फिक्स होता है, एक सिरा फिक्स्ड होता है कैंटिलीवर का, और एक सिरा फ्री होता है कैंटिलीवर का। ये बोल रहा है कि फ्री वाले सिरे पर हम लोड लगाते हैं तो फेलर ये कहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। तो ये होगा फेलर यहाँ के इसके फिक्स्ड पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट जो है इसका फिक्स्ड है, यहीं से हमेशा कैंटिलीवर बीम फेलर होता है अगर आप यहाँ पे लोड बढ़ाते हो इसके फ्री वाले एंड पर, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की पूरी संभावना है एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें, देख ले, ध्यान से समझ लें इसको, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे लगने से फोर्स फेलर होगा फिक्स्ड एंड पर। क्वेश्चन देखें, बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज, एंड लोड पे इंक्रीज हो रहा है लोड, और फेलर विल अकर, तो फेलर जो होगा आपका वो, ठीक है, कहाँ पे होगा, एट द सपोर्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैल्यू ऑफ स्ट्रेस येल्ड पॉइंट डैश देन वैल्यू एट फटीग पॉइंट, ठीक है। तो येल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, फटीग पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू से कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी, वो इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो येल्ड पॉइंट पे जो आपकी स्ट्रेस होती है वो कम होती है कंपेयरिंग टू फटीग पॉइंट की स्ट्रेस से, क्योंकि येल्ड पॉइंट पे हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है बिना स्ट्रेस बढ़े हुए, ठीक है, नीचे की तरफ होता है। ग्राफ में अगर आपने देखा हो, ग्राफ में बताऊं, जैसे स्ट्रेस का ये ग्राफ है, ठीक है, तो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे जाता है, फिर नीचे, फिर इस तरह से जाता है वो, ठीक है। तो ये जो नीचे जाता है, ये नीचे पॉइंट, यहीं पे जो येल्ड हमारा येल्ड पॉइंट होता है, ठीक है, येल्ड पॉइंट, तो इसका स्ट्रेस काफ़ी कम होता है यहाँ इस पॉइंट पे फटीग पॉइंट की कंपेयरिंग में, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लोअर होता है, येल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है हमारा वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm फॉर अ प्लेट थिकनेस टी इज टेकन एज, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ रिवेट पूछ रहा है वो mm में, और प्लेट की थिकनेस टी है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा वो DO करेक्ट हो जाएगा 1.41 अंडर रूट टी, ठीक है। ऐसे आपका रिवेट का डाया निकाल सकते हैं mm में, लेकिन यहाँ पे कई सारी कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि एग्जाम में अगर वो घुमा के पूछता है तो आप करके आए वहाँ पे, ठीक है, छोड़ के ना आए क्वेश्चन को। अगर आपकी जो प्लेट का जो थिकनेस है वो 8 mm या उससे अधिक है, ठीक है, याद रखें 8 mm, मैं लिख दूं 8 mm, प्लेट की जो थिकनेस है 8 mm या उससे अधिक, ठीक है, 8 mm या उससे अधिक है, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा D इजकल टू 6 अंडर रूट टी, ये लगेगा D इजकल टू 6 अंडर रूट टी। लेकिन अगर आपकी प्लेट की थिकनेस 8 mm से कम है तो आपका जो फॉर्मूला यही लगेगा जो इस क्वेश्चन में दिया गया है 1.41 अंडर रूट टी, जो डी ऑप्शन में दिया गया है, तब आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है, और ये कंडीशन तभी वैलिड होती है जब प्लेट की थिकनेस जो है आपकी वो mm में दी गई हो, ठीक है, mm में दी गई है ना ऊपर, तब ये वैलिड होता है फॉर्मूला जो mm में थिकनेस आपकी दी गई हो। दो बात होगी, एक बात करते हैं कि अगर आपकी थिकनेस सेंटीमीटर में दी गई है तो आपका जो फॉर्मूला है वो तब लगता है D इजिकल टू 1.91 अंडर रूट टी, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्लेट की थिकनेस जब सेंटीमीटर में दी गई हो उस टाइम पर रिवेट का डायमीटर हम निकालेंगे 1.91 अंडर रूट टी इस वाले फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले को हम अनविन फॉर्मूला भी बोलते हैं, UNWIN, अनविन फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं। ये भी आप याद रखें, अगर एग्जाम पूछता है कि अनविन फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है, तो वो भी आपको बताना है कि 1.91 अंडर रूट टी अनविन फॉर्मूला होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, डायमीटर ऑफ रिवेट फॉर 20 mm थिक प्लेट वुड बी, ठीक है। तो 20 mm थिक प्लेट के लिए रिवेट का डाया पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे अभी बताया है अगर प्लेट की थिकनेस 8 mm या उससे अधिक है तो आपका फॉर्मूला लगेगा
d इजकल टू 6√t, ठीक है, जो इसने लगाया है उसी से आपका यहाँ पे डायमीटर ऑफ रिवेट निकलेगा। तो अगर आप 6√20 करोगे तो आपका आ जाएगा 30 mm, ठीक है, mm के लिए ही फॉर्मूला यूज होता है, तो आपका 30 mm यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडेड एंगल फॉर एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है 29 डिग्री, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी थ्रेड भी हैं, उनके एंगल भी वो पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एक होती है एक्मे थ्रेड, एक होती है बटरेस थ्रेड, ठीक है, एक होती है स्क्वायर थ्रेड, एक होती है ट्रेपेजोइडल थ्रेड, ठीक है, समलंबकार भी बोलते हैं जिसको हिंदी में, और एक होती है BSW थ्रेड। तो इन सभी के एंगल भी आपको याद करने हैं। बटरेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। उसके बाद स्क्वायर थ्रेड की बात करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेपेजोइडल थ्रेड या फिर समलंबकार जो थ्रेड होती है उसका एंगल होता है 30 डिग्री। लिख लें, सबको इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है BSW थ्रेड, ठीक है। BSW थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। तो ये है, इन सभी के एंगल भी आप याद कर लें, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो वो 29 डिग्री होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है ए फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब उसका रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होता है शियर स्ट्रेस से, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसके ऑप्शन, जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ है वो जो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आपको याद कर लें, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल फॉर वाटर टरबाइन शुड हैव। तो वाटर टरबाइन के जो मेटेरियल जो होता है वाटर टरबाइन के लिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हाई कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है, उस पर जंग वगैरह ना लगे, ऐसा मटेरियल वो होना चाहिए वाटर टरबाइन के लिए। वाटर टरबाइन आपको पता ही है एक हाइड्रोलिक मशीन है जो पानी की प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ पर इन सभी टरबाइनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनका मटेरियल जो है वो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस वाला होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट फ्यूल फॉर एसआई इंजन इज, ठीक है। तो जो हमारा एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं जिसको, उसके लिए बेस्ट फ्यूल आपका कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं सबसे जो बेस्ट फ्यूल है वो एरोमेटिक होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एरोमेटिक एसआई इंजन के लिए सबसे बेस्ट फ्यूल होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है एरोमेटिक। उसके बाद होता है एक नेफ्थेनिल, ठीक है, नेफ्थलिन होता है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होता है ओलेफिन, ठीक है, ओलेफिन होता है तीसरे नंबर पर, और पैराफिन जो है वो होता है आपका फोर्थ नंबर पर, ठीक है। तो ये इनका सीरीज मैंने बता दिया, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नेफ्थलिन, फिर ओलेफिन, और फिर पैराफिन। पैराफिन सबसे लास्ट में होता है, और सबसे एक नंबर का जो होता है जो फ्यूल है वो होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ए साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट इज नोन एज, ठीक है। तो ऐसा आपको साइकिल बतानी है जिसमें एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो साइकिल है वो होती है डीजल साइकिल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात तो आपको और बता दूं, हमारे सेम कंप्रेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, अगर कंप्रेशन रेशो सेम है, ठीक है, कंडीशन याद रखनी है, कंप्रेशन रेशो सेम है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी वो ऑटो साइकिल की होगी, ऑटो की, ठीक है। स्पेलिंग पर ध्यान ना दें, OTTO, ऑटो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद एफिशिएंसी होगी डीजल साइकिल की, उसके बाद डुअल साइकिल की, ठीक है। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी होगी सबसे ज़्यादा, वो होगी डीजल साइकिल की, ठीक है। सेम कंप्रेशन रेशो के लिए ये कंडीशन याद रख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ऑटो की, फिर डुअल की, और फिर डीजल की होती है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और होती है समान प्रेशर और टेम्परेचर के लिए,
समान प्रेशर, अभी हमने बात करी थी ये इस क्वेश्चन में समान कंप्रेशन रेशो के लिए। अगर हम बात करें अब समान टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, तो तब किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है? तब एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है समान प्रेशर और टेम्परेचर के लिए एफिशिएंसी हो जाएगी सबसे पहले डीजल की सबसे मैक्सिमम, उसके बाद एफिशिएंसी हो जाएगी डुअल की, ठीक है, डुअल साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी उसके बाद, और सबसे लास्ट में फिर यहाँ पे एफिशिएंसी पहुँच जाएगी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे लास्ट में आएगी फिर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है कंप्रेशन रेशो फॉर पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, 6 से 10 के बीच में होता है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो। डीजल इंजन का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 15 से 22 के बीच में होता है, और गैस इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो 7 होता है, ठीक है। तीनों कंप्रेशन याद कर ले कंप्रेशन रेशो को, ठीक है। और पेट्रोल इंजन का इस क्वेश्चन ने पूछा है तो वो यहाँ पे 5 से 8 के बीच में जो है वो उस रेंज में ही आएगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज थ्रू अ टरबाइन। तो टरबाइन का जो डिस्चार्ज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल होता है d² इंटू एच की पावर 1/2 या √h भी बोल सकते हैं इसको। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h की पावर 1/2 के, ठीक है। नीचे भी देख सकते हैं ये रिलेशन होता है डिस्चार्ज का h की पावर 1/2 से, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिकेटिंग पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी इंडिकेटिंग पावर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम इंडिकेटिंग पावर को एक्सप्रेस करते हैं IP इजिकल टू PLAN, ठीक है, PLAN। तो ये ऑप्शन PLAN/2 ये होगी 4 स्ट्रोक की इंडिकेटिंग पावर, ठीक है। यहाँ पे P जो है हमारा ये एक्चुअली मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है P। उसके बाद बात करते हैं L की, तो L जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक होती है मीटर में, ठीक है। और उसके बाद A की बात करते हैं, A है एरिया ऑफ द पिस्टन इन मीटर स्क्वायर। N जो है N है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, ठीक है। और K जो है K भी यहाँ पे यूज होता है अगर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे K दिया ही नहीं है। ठीक है, तो के भी अगर आता है तो के होता है नंबर ऑफ सिलेंडर, PLAN/K भी कभी कभी डाल देता हो, PLAN/K/2, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक की इंडिकेटिंग पावर होती है PLAN/2 यहाँ पे दिया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वो पूछता है 2 स्ट्रोक के लिए, तो 2 स्ट्रोक के लिए आपका हो जाता PLAN ओनली, ए ऑप्शन आपका तब करेक्ट हो जाता अगर पूछता है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है 4 स्ट्रोक के लिए, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 25+ क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में फिर से हम यही डेली अपडेटेड सीरीज हमारी रहेगी। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन को देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये इस तरह की सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी डेली, जो कि एनसीएल एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एनसीएल एग्जाम के टेक्निकल ट्रेड से, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप डेली देखें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।